हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा इसी वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। मतलब सेशन 4 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सिडबी और एग्जिम बैंक किया था, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी इतना ज़्यादा लंबा हो गया था कि हमें इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ा। तो सेशन 4 का सेकंड पार्ट है ये। इसमें हम लोग नाबार्ड करेंगे, एनएचबी करेंगे, नेपफिड करेंगे और ईटीसी में कुछ दूसरे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस करेंगे। जैसे हमारे पास आईसीआईसीआई है, आईडीबीआई है, आईएफसीआई है। तो एक एक स्लाइड में इन तीनों को हम लोग रखेंगे। क्यों एक एक स्लाइड में रखेंगे वो वहीं पर हम लोग समझेंगे कि कैसे इन्होंने अपना ओरिजिनल इंपॉर्टेंस खो दिया और दूसरे इंडस्ट्री और दूसरे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन गए। ठीक है, तो अब लेक्चर को शुरू करते हुए इसमें देखते हैं इंडेक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब इस वीडियो में हम लोगों का क्या है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिडबी कर लिया था, एग्जिम बैंक कर लिया था। इस वीडियो में हम नाबार्ड, एनएचबी, नैपफिड और अदर इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा नहीं है। सिडबी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे पेपर के लिए, क्योंकि ये एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ को देख रहा है, एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत कुछ कर रहा है और डायरेक्ट इसका कन्वर्जेंस था अलग अलग स्कीम्स के साथ। अब हम लोगों को नाबार्ड पे बात करनी है, एनएचबी पे बात करनी है, नैपफिड पे बात करनी है। सिर्फ उतनी ही बात करेंगे इन टॉपिक्स पे जितने हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ज़बरदस्ती नाबार्ड की बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है। सेम फॉर एनएचबी एंड सेम फॉर नैपफिड। ठीक है, आगे चलते हैं अपने वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिडबी और एग्जिम बैंक करा था। अब इसमें हम लोग नाबार्ड से बात करना शुरू करते हैं। नाबार्ड क्या होता है, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे नाबार्ड का। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। 12 जुलाई 1982 को बना था नाबार्ड एक 1981 के थ्रू। ठीक है, एक कमेटी थी, कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका नाम था क्राफी कार्ड कमेटी और इसके हेड थे बी शिवराम। ठीक है, बी शिवराम कमेटी थी, वो उसके हेड थे। ठीक है, नाबार्ड के प्रेजेंट हेड, ये मैंने पुराने नाम दिए हुए हैं, सॉरी मेरे टाइम के नाम थे। प्रेजेंट हेड जो भी होंगे आप देखेंगे, हमारे एग्जाम से पहले देखा जाएगा। हेडक्वार्टर इनका मुंबई में है। इंडिया में 336 ऑफिस हैं। नाबार्ड जो क्रिएट हुआ था, तो जो रूरल क्रेडिट फाइनेंस, जो रूरल क्रेडिट फंक्शन है आरबीआई का वो, और एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन थी उसका रिफाइनेंस फंक्शन, ये दोनों मिला के हमने एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बना दिया। दो ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट मिक्स हुए थे, एक था एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और आरबीआई का रूरल क्रेडिट फंक्शन, दोनों को मिलाया नाबार्ड बना दिया। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डायरेक्ट एंड डिटरमाइन द रूरल डेवलपमेंट, है ना, फाइनेंशियली सप्लीमेंट द लोन प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर रूरल लोन सिस्टम। तो लोन प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस को, लोन प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन है हमारे, एमएफआईज हैं, बैंक्स हैं, कुछ कुछ एनबीएफसीज भी हैं। ठीक है, टू मैनेज लोन फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ रूरल हैंडीक्राफ्ट। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो नाबार्ड प्लस आरबीआई का पीएसएल प्लस सिडबी, ये सब मिलके काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इन सब के कामों का कन्वर्जेंस हो रहा है टू कोऑर्डिनेट ऑल द रूरल लोन प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस, टू इंस्पेक्ट, कंट्रोल एंड इवेल्युएट प्रोजेक्ट्स ऑब्टेनिंग रीफाइनेंस फ्रॉम नाबार्ड। तो जो भी बैंक कंपनीज नाबार्ड से रीफाइनेंस ले रहे हैं, उन उन प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्ट करना, कंट्रोल करना, उन्हें इवेल्युएट करना। To determine the policies for rural development by contacting the Indian government, Reserve Bank, state government and other policy making institutions. To arrange for the training of bank employees to solidity the loan imparting system. ठीक है, तो ये नाबार्ड के ब्रॉड हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे देखते हैं नाबार्ड के फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें, सॉरी थोड़ा सा स्लाइड एनिमेशन में दिक्कत हो गई थी। नाबार्ड के फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है नाबार्ड रीफाइनेंस देता है ना। रीफाइनेंस इसका शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तीन तरह के लोन आते हैं नाबार्ड से। जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं नाबार्ड के, वो अप टू 15 मंथ ड्यूरेशन के होते हैं। ये लोन देगा कोऑपरेटिव बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को या बाकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को जो कि आरबीआई अप्रूव्ड होते हैं। किस लिए, सीजनल एग्रीकल्चर मूवमेंट्स के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, आर्ट्स सेरिकल्चर के लिए। तो खास बात यह है कि ये आरबीआई अप्रूव्ड एंटिटीज को ही या आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज को ही शॉर्ट टर्म लोन देगा। मीडियम टर्म लोन की बात करें तो ये 15 महीने से ज्यादा का, बट अप टू 7 ईयर्स, है ना। तो 15 मंथ से 7 ईयर्स के जो लोन होते हैं वो नाबार्ड की मीडियम टर्म लोन होते हैं। ये लोन नाबार्ड की नहीं देता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क्स। तो यहाँ पर जो है, इसको जरा एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर दूं। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं
शॉर्ट टर्म लोन में सीजनल एग्रीकल्चर मूवमेंट की बात करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट और आर्ट की बात करते हैं, सेरिकल्चर की बात करते हैं। मीडियम टर्म के लोन में हम लोग जब बात करते हैं तो जो बड़े काम है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड उसके लिए बात करते हैं। फिर हमारे लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन जो है 25 साल तक के लिए होते हैं। नाबार्ड ये लोन किन्हें देगा? कॉमर्शियल बैंक्स को देगा, आरआरबीज को देगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को देगा, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देगा। किस चीज़ के लिए? लैंड डेवलपमेंट का काम है, डेयरी डेवलपमेंट का काम है, पोल्ट्री फार्म है, शीप रेयरिंग है, पिग रेयरिंग है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, फिश फार्मिंग है, स्टोरेज है, हनी बी रेयरिंग है, ऑप्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इन सब के लिए नाबार्ड ये लोन देगा। और ये लोन कितने टाइम के लिए देगा? 25 साल के लिए। किनको देगा? जो हमारे रिजर्व बैंक के थ्रू रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जैसे हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको देगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर नाबार्ड के डेवलपमेंट एंड प्रमोशन फंक्शंस हैं। डेवलपमेंटल प्रमोशनल फंक्शन में क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंटल रोल है, इसके नाम में ही डेवलपमेंट है। किसका? एग्रीकल्चर का, रूरल का डेवलपमेंट, है ना। और ये जो इसका स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंटल रोल है यही इसे रेगुलर कॉमर्शियल बैंक से अलग करेगा। इट प्रमोट इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स टू इंप्रूव क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। वर्ड याद रखिएगा, क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एंड लाइवलीहुड। कहां पर? रूरल एरियाज में। तो क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से मतलब है लोन लेने की क्षमता, लोन लेने की जो क्षमता है उसको इंप्रूव कर रहा है रूरल लाइवलीहुड, रूरल एरियाज में, है ना। अब इसमें क्या करता है डेवलपमेंटल प्रमोशनल फंक्शन में? जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या उनके लिंकेज प्रोग्राम है उन्हें डेवलप करेगा। जो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं उन्हें सपोर्ट देगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ, उन्हें सपोर्ट करेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, आरआरबीज के स्टाफ की ट्रेनिंग करेगा, कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल इंस्टीट्यूशंस को ट्रेन करेगा कि आपको इनको कैसे प्रमोट करना है, इन्हें कैसे क्रेडिट फैसिलिटीज देनी है। रिसर्च करेगा, सर्वे करेगा, पायलट प्रोजेक्ट्स लगाएगा रूरल फाइनेंस के। तो बेसिकली जो भी रूरल फाइनेंसिंग है उस वहां पे जब क्रेडिट अब्जॉर्प्शन की बात हो गई तो वहां की सारी फाइनेंसिंग की बात हो गई, उसको डेवलप करना नाबार्ड के डेवलपमेंटल और प्रमोशनल फंक्शन का काम है। These functions aims at inclusive growth, livelihood diversification and empowerment of rural communities। तो इंक्लूसिव ग्रोथ की हम लोग जब बात करते हैं, हमने पीछे सिडबी का भी फंड देखा, यहाँ पे हम नाबार्ड का भी फंड देख रहे हैं और जो हमारी अदर गवर्नमेंट स्कीम्स है बहुत सारी उनको भी देखते हैं। तो अगर डिस्क्रिप्टिव में आपके पास कभी इस तरह का आता है इंक्लूसिव ग्रोथ से लिखना, आप ये सारे फैक्टर्स उसके अंदर डाल सकते हैं। सुपरवाइजरी फंक्शन, नाबार्ड सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है। सुपरवाइजर नाबार्ड किनका होता है? जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, एसटीसीबीज होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। हमारी पैक्स होती हैं जो कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हम लोग इन्हें शॉर्ट में कहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। इनका सुपरविजन नाबार्ड करता है। कैसे करता है? ऑन साइट इंस्पेक्शन करेगा, ऑफ साइट सर्विलेंस करेगा। याद है हम लोगों ने आईटी वाले वीडियो में, नहीं अभी आप लोगों ने देखा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो आईटी वाला है, देखते हैं हम लोग कि कैसे ऑन साइट डेटा देखा जाता है, ऑफ साइट जाके डेटा दिया लिया जाता है। बैंक से अलग अलग तरह के रिटर्न्स नाबार्ड लेता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेता है, उसके हिसाब से उनकी एसेट क्वालिटी देखेगा, गवर्नेंस देखेगा और फाइनेंशियल हेल्थ देखेगा। और उनकी फाइंडिंग्स पे नाबार्ड आरबीआई को या स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है फॉर एनी करेक्टिव एक्शन, रीस्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो नाबार्ड की फाइंडिंग्स पे आरबीआई या स्टेट गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूशन पे कुछ एक्शन अगर लेना होता है तो लेती है। ठीक, आगे चलते हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड एडवाइजरी फंक्शन, नाबार्ड एडवाइजर की तरह भी काम करता है, कोऑर्डिनेटर की तरह भी काम करता है रूरल क्रेडिट के लिए। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पर रूरल क्रेडिट की टर्म्स में हो रही है जो नाबार्ड करेगा। फिर ये क्या करेगा? ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करेगा। सेंटर को, स्टेट गवर्नमेंट को, आरबीआई को, बाकी एजेंसीज को असिस्ट करता है। किस लिए? कि जो पॉलिसीज हैं एग्रीकल्चर और रूरल इंफ्रा या फाइनेंशियल इंक्लूजन से बनाने के लिए, उसमें क्या गैप्स हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम के गैप्स बताएगा और अपना फीडबैक देगा, एक तरह से हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल सपोर्ट थ्रू इट्स सब्सिडरी। अब इसकी सब्सिडरी कौन सी है? नैपकॉन्स। नैपकॉन्स इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है जिसके थ्रू ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है या प्रोजेक्ट अप्रेजल का पार्ट करता है। किस लिए? रूरल इंफ्रा एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे अब कौन से इसके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं? एक है रोड्स, दूसरा है वाटर शेड्स, है ना। ये रोड्स हो गए, वाटर शेड्स हो गए, या फिर एक हमारे पास जहाँ पे हम ये जहाँ पे हम सब स्टोर करते हैं, ये कोल्ड स्टोरेज, है ना, कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड या वेयर हाउस से रिलेटेड, इन चीज़ों के लिए नैपकॉन्स आपको
कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आगे देखते हैं। अब नाबार्ड जो फंड मैनेज करता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। ये फंड्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नाबार्ड के। आरआईडीएफ क्या होता है, ये 1995-96 में इस्टेब्लिश किया गया था। किस लिए? जो रूरल इंफ्रा फाइनेंसिंग के गैप्स हैं उसको फिल करने के लिए। इट इज फाइनेंस प्राइमरली थ्रू शॉर्टफॉल्स इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय कॉमर्शियल बैंक्स। है ना, जो हमने पीएसएल की वीडियो में पढ़ा ना कि वो आरआईडीएफ के अंदर फंड जमा करना होता है। आरआईडीएफ प्रोवाइड लोन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो आरआईडीएफ लोन किन्हें देगा? स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस को। किस चीज के लिए देगा? रूरल रोड एंड ब्रिजेस के लिए, इरिगेशन एंड वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कहाँ पे? ये सब कुछ जाएगा रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और ये फंड किनको दिया जाएगा? जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होंगी या फिर स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस, इनके पास ये फंड दिया जाएगा। अगला फंड देखते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा रब कर दूं एक बार जरा, एक पॉइंट रह गया इसमें। RIDF plays a critical role in enhancing rural connectivity, agriculture productivity and quality of life. ऑब्वियस सी बात है, हमारी रोड्स अच्छी हो जाएंगी तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इरिगेशन एंड वाटरशेड का डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव हो जाएगी। फिर एक आता है नाबार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। ये किस लिए था? ये जो हमारे मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं ये उनके लिए हैं। अब मेजर इरिगेशन या मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट की डिटेल में आपको जाने की नीड नहीं है, वो नाबार्ड ग्रेड ए के सिलेबस का पार्ट है, एक्सक्लूसिवली आरबीआई के लिए हमें उसकी नीड नहीं है। हमें बस फंड यहाँ पता होना चाहिए। या फिर ऐसे जो कोई प्रोजेक्ट हमारे स्टॉल्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं, वहाँ की फाइनेंसिंग के लिए। इसका एम क्या है? लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड का एम है इंक्रीज इरिगेशन पोटेंशियल, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मॉनसून एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर रेजिलियंस। जो LTIF है हमारा लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, ये सपोर्ट करता है लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स को, उनके लिए स्टेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंस देगा। देयर बाय अगर हमारे पास इरिगेशन के अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, पानी होगा हमारे पास, किसानों के पास में हमारे, तो हमारी फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रूरल इनकम बढ़ जाएगी। यही LTIF का एम और ऑब्जेक्टिव है। अगला फंड है इनका वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जहां पे हम वेयर हाउस डेवलपमेंट की बात करते हैं। पीछे मैं आपको बता रहा था ना वेयर हाउस के लिए। तो वेयर हाउस फंड क्या करेगा? डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। इट सपोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्वेस्ट के बाद भी तो हमें अपनी फसल को कहीं पर स्टोर करना है ना, तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सपोर्ट करता है। और इससे क्या होगा? ये स्टोरेज कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी। वेयर हाउस क्या होगा? एक बड़ा ऐसा गोदाम सा होगा जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स लगे होंगे खूब सारे, इसके अंदर हमारी फसलें रखी होंगी। कुछ हमारे नॉन कोल्ड स्टोरेज वाली होंगी जो खराब नहीं होती, जैसे कहीं पे गेहूं रखा हुआ है, कहीं पे चावल रखा हुआ है। तो वेयर हाउस इंफ्रा फंड किस चीज में हेल्प करता है? टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, इंप्रूव प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स, स्ट्रेंथन एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन्स। ये हमारा वेयर हाउस इंफ्रा फंड का काम है। आगे चलते हैं। अगला आता है नाबार्ड का नीडा, नाबार्ड इंफ्रा डेवलपमेंट असिस्टेंस। नीबा एक इंपॉर्टेंट फंड है नाबार्ड का। इसमें क्या करता है? डायरेक्ट लैंडिंग देता है किनको? स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट ओन एंटिटीज को और अदर इंस्टीट्यूशंस को। नीडा का काम क्या है? रूरल इंफ्रा को फाइनेंस करेगा, सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा, जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रा है। तो जैसे RIDF काम करता है वैसे ही ये एक तरह से काम करता है, बट ये क्या काम करता है? ये रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट में असिस्टेंस देता है, नीडा जो फंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। NIDA complements RIDF by enabling direct financing of large and priority rural projects। वही जो मैंने बताया था कि RIDF के साथ में काम करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। नाबार्ड एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन इटसेल्फ आपके सिलेबस का पार्ट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमें 4 चीज़ें करनी है। एक है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, दूसरा है स्कीम्स जो ऑलरेडी हम लोग करेंगे, तीसरा हमारा नाबार्ड रिलेटेड आ गया जो भी कुछ नाबार्ड कर रहा है, और नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन RBI की। ये 4 चीज़ें मिला के हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट पूरा करेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कोर मैंडेट है नाबार्ड का, पर्टिकुलरली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, जहाँ पे फॉर्मल फाइनेंस का एक्सेस लिमिटेड फॉर्म में है।
इसके लिए नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड का सबसे पहला है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। जो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, एसएचजी होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना। तो नाबार्ड आर्किटेक्ट है, प्रमोटर है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। ठीक, ये हमारा लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव है वर्ल्ड का, जो हमारा एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है। इस मॉडल के अंदर एसएचजी क्या करेंगे, जो भी मेंबर्स हैं उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करेंगे, बैंक उन्हें कोलेटरल फ्री लोन देगा, बैंक से कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा एसएचजीज को। एंड क्रेडिट एक्सेस जो है वो वुमेन और मार्जिनलाइज ग्रुप जो हैं, वुमेन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप जो होंगे उनको क्रेडिट एक्सेस एक्सपेंडेड, मतलब उनको ज़्यादा क्रेडिट एक्सेस मिलेगा। ये हमारा जो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है उसके अंदर। अब इसके अंदर क्या हुआ, दिस प्रोग्राम हैज सिग्निफिकेंटली एनहेंस वुमेन एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड जनरेशन एंड ग्रासरूट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अगर आपसे ईएसआई के अंदर भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या वुमेन डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके पास आता है तो आप क्या बताएंगे? इवन अगर नाबार्ड ग्रेड ए मेंस के अंदर भी आपके पास आता है तो वहां पर एक ये पॉइंट आ गया आपके पास लिखने का कि नाबार्ड का एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है ना, ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स की। ठीक है, नाबार्ड एसएचजी के साथ साथ ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप के लिए भी काम करता है। ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप में क्या है, नाबार्ड प्रमोट जीएलजीज पर्टिकुलरली फॉर टेनेंट फार्मर्स। ठीक है, टेनेंट फार्मर्स के लिए काम कर रहा है। शेयर क्रॉपर्स के लिए काम करते हैं जीएलजीज, और लैंडलेस लेबर्स के लिए। तो जीएलजीज क्या करते हैं, जब माइक्रो फाइनेंस लोन होता है ना तो ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है, ज्वाइंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें किसी, मान लीजिए इसके अंदर ये खूब सारे लोग हैं, किसी एक पर्सन ने लोन लिया, तो ये सारे लोग एक तरह से इसकी गारंटी देंगे कि हाँ भैया ये लोन वापस करेगा। और क्योंकि सब एक कम्युनिटी से एक ग्रुप में आपस में जुड़े हुए हैं, अगर ये पर्सन लोन वापस नहीं करेगा तो ये सब इस पर सोशल प्रेशर भी डालेंगे कि भाई तूने लोन लिया है, लोन वापस कर। इस तरह से जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स होते हैं। तो जीएलजी इनेबल एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट विदाउट कोलेट्रल, इंप्रूविंग इंक्लूजन ऑफ फार्मर्स आउटसाइड फॉर्मल लैंड ओनरशिप सिस्टम्स। तो जिन किसानों के पास में उनकी फॉर्मल लैंड नहीं है, उन्हें भी तो लोन चाहिए। उन्हें यह इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल रखने के लिए कुछ नहीं है। तो उन फार्मर्स को इंक्लूड करने के लिए, क्रेडिट सिस्टम के अंदर इंक्लूड करने के लिए ग्रुप ऑफ फार्मर्स क्या करते हैं, एक ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप बना लेते हैं। ये ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप एक दूसरे की गारंटी देता है, और अगर इनमें से कोई ऐसा होता है जो लोन नहीं देता या नहीं देना चाहता, तो ये पूरा ही पूरा ग्रुप उसके लिए लायबल होता है। नेक्स्ट नाबार्ड का काम है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए डिजिटाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ पैक्स। तो नाबार्ड प्लेज अ की रोल इन द डिजिटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पैक्स। पैक्स क्या होती हैं? पैक्स हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, डिजिटाइजेशन से क्या होगा, जैसे हमारा कंप्यूटर, जैसे हमारे बैंक्स के अंदर डिजिटाइजेशन हुआ, सीबीएस आया, सेम वे इनमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, जो क्रेडिट डिलीवरी और रिकवरी के प्रोसेस हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे, और जो पैक्स हैं वो कोर बैंकिंग सिस्टम से इंटीग्रेट हो पाएंगे। एंड दिस स्ट्रेंथन्स द लास्ट माइल रूरल क्रेडिट आर्किटेक्चर। कि रूरल क्रेडिट का आर्किटेक्चर आपके पास क्या है, नाबार्ड क्या करता है, सबसे ऊपर आपके पास स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, या फिर आपके पास आरआरबी होता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंडर क्या आता है आपके पास, डीसीसीबीज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और इनके भी अंदर जो इनके अंदर की एंटिटीज होती हैं वो पैक्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे पैक्स होती हैं नाबार्ड के अंदर। आरबीआई के अंदर जो एंटिटी होती है सुपरवाइज, वो यूसीबी होती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। पैक्स हमारे रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं एक तरह से। तो लास्ट माइल जो रूरल क्रेडिट आर्किटेक्चर है पैक्स का, उसका डिजिटाइजेशन कराना नाबार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। क्लियर? फाइनेंशियल लिटरेसी कराता है नाबार्ड, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये भी नाबार्ड के फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है, कि लोगों में जब फाइनेंशियल अवेयरनेस होगी, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स के थ्रू उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी, बैंकिंग प्रोडक्ट्स के लिए, क्रेडिट डिसिप्लिन के लिए, डिजिटल फाइनेंस के लिए, तभी वो लोग सिस्टम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम देखते हैं, किसी भी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस समझते हैं, चैलेंजेस समझते हैं, तो ये जो अवेयरनेस है ना, अवेयरनेस एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है। लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी और कैपेसिटी बिल्डिंग रूरल एरियाज में नाबार्ड करवाता है, नाबार्ड देखता है। आरबीआई भी देखता है अलग से। आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है एफआईडीडी, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट करके एक ये पूरा डिपार्टमेंट है जो इस तरह के कस्टमर अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराता है। इट ऑल्सो बिल्ड्स कैपेसिटी ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक स्टाफ्स। ठीक है, जो हमारे आरआरबीज हो गए, पैक्स हो गए, या
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, इनका जो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, उनके बैंकों के स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग कराता है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब इनकी अलग अलग तरह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड क्रेडिट एब्जॉर्प्शन। तो क्रेडिट एब्जॉर्प्शन यहाँ पर क्या है कि कैसे उन लोगों के अकाउंट खुलवा के उन लोगों से डिपॉजिट्स लेने हैं, उन डिपॉजिट्स को कैसे वापस पब्लिक तक पहुंचाना है, लोन की फॉर्म में, फाइनेंस की फॉर्म में। सपोर्ट टू डीबीटी एंड रूरल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी नाबार्ड का काम है। रूरल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डीबीटी का सपोर्ट करना। नाबार्ड सपोर्ट रूरल बैंकिंग इंफ्रा नेसेसरी फॉर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के लिए एंड डिजिटल पेमेंट्स के लिए। दिस एंश्योर्स सीमलेस ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड प्रमोट फॉर्मलाइजेशन ऑफ रूरल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अगर हमारा रूरल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली वहां पे फॉर्मलाइजेशन ऑफ रूरल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मतलब जो रूरल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, चाहे उनका डीबीटी का हो, उन लोगों का आपस में ट्रांजैक्शन हो, वो सारे फॉर्मल सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब फॉर्मल सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही पैसा रूरल डेवलपमेंट में आगे यूज हो पाएगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। जो फाइनेंसिंग करेंगे, ये फाइनेंसिंग के थ्रू यही पैसा आगे यूज हो जाएगा। तो ये यहाँ से आप थोड़ा बोरिंग जरूर लग रहा होगा क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल ज्यादा है, बट यहाँ से आप ये समझिए कि कितना सारा काम हर ऑर्गेनाइजेशन को करना है और यहीं से आपको सारा मटेरियल मिलेगा आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का। फिर बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक की। नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर हम लोग बात करें, अब तक हमने क्या क्या करा। अब तक सबसे पहले हमने सिडबी करा, ठीक है। सिडबी क्या कर रहा था, एमएसएमई को देख रहा था। फिर हमने एग्जिम बैंक करा। एग्जिम बैंक क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देख रहा था। फिर हमने नाबार्ड करा। नाबार्ड क्या कर रहा था, हमारे पास रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा था। अब नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये बात करता है हमारे पास हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की। अब ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है ये कहीं के लिए भी घरों का फाइनेंस दे सकती है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, दोनों को देखेंगी ये। तो नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में बना था अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, ठीक है। 9 जुलाई 1988 से इसने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए थे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग अ रोबस्ट हाउसिंग फाइनेंस इकोसिस्टम। एनएचबी इनिशियली सेटअप हुआ था एज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू लेवरेज आरबीआई रेगुलेटरी एक्सपर्टीज। इनिशियली जब ये बना था ये आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आरबीआई के पास रेगुलेटरी एक्सपर्टीज था, तो इनिशियली इसे हमने रेगुलेटर बनाया था। इनिशियली एनएचबी वाज रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर। फिर अभी रिसेंटली कुछ साल पहले क्या हुआ, रिसेंटली कुछ साल पहले क्या हो गया, इसका रेगुलेटरी रोल वापस आरबीआई के पास चला गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक सुपरवाइजर है। सब्सिक्वेंटली विद द टाइम एनएचबी बिकम होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया while continuing to function under overall regulatory framework of the financial system। न्यू दिल्ली बेस्ड है और इसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया हुआ है। इट इज क्लासिफाइड एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें, नाबार्ड के ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट, सॉरी एनएचबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट साउंड हेल्दी वायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम। कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम की बात हो रही है और जो हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम है उसे ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना। टू प्रमोट नेटवर्क ऑफ डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू एडिक्वेटली सर्व वेरियस रीजन्स एंड डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉमर्शियल बैंक्स नहीं, आरआरबीज नहीं, एसएफबीज नहीं, इनसे अलग, और जो रेगुलर एनबीएफसीज होती हैं नहीं, इनसे अलग एक अलग ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाई है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। फॉर एग्जांपल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, पीएनबी एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। एलआईसी की है एलआईसी एचएफएल, है ना, एलआईसी एचएफएल का तो रिक्रूटमेंट भी आता है। तो ये एनएचबी का काम है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बनाना, उन्हें क्रिएट करवाना, उन्हें सुपरवाइज करना। टू augment resources for the sector and channelize them for housing, to make housing credit more affordable। more affordable कैसे, वही refinance, इसका काम refinance करना हो जाता है। to supervise the activities of housing finance companies based on supervisory power derived under the act, to encourage automation of
to encourage augmentation of supply of buildable land and also building material for housing and to upgrade the housing stock in the country, to encourage public agencies to emerge as facilitators and suppliers of service land for housing. बेसिक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। एग्जाम में 4 ऑब्जेक्टिव्स सही देके एक गलत ऑब्जेक्टिव देकर आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव गलत है या फिर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सही है। हो सकता है 2 गलत ऑब्जेक्टिव हो, 3 सही ऑब्जेक्टिव हो। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ए एंड बी आर करेक्ट, ए बी एंड सी आर करेक्ट, ए सी डी आर करेक्ट, ए बी एंड ई आर करेक्ट। इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है और डिस्क्रिप्टिव में तो खैर आ ही सकता है कुछ भी। अब अगर हम लोग एनएचबी के फंक्शंस की बात करें तो एनएचबी का सबसे पहला फंक्शन रीफाइनेंस फंक्शन है। हमने देखा एपेक्स रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग फाइनेंस का इंडिया में। हाउसिंग फाइनेंस किन का रीफाइनेंस करता है? ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स का, रीजनल रूरल बैंक्स का हाउसिंग लोन्स के केस में। या हाउसिंग लोन्स की बात हो रही है, रियल इस्टेट की बात नहीं हो रही है। मतलब जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जो कॉमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉमर्शियल का रिफाइनेंस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग लोन्स के लिए होगा। Refinance is extended for individual housing, affordable housing, rural and semi-urban housing and urban redevelopment project। ठीक है, redevelopment project की बात हो रही है। Through refinance, NHB lower the cost of funds, promotes long-term housing credits and improve access to housing finance for EWS and LIG households। क्लियर? डायरेक्ट है कि रीफाइनेंस से एनएचबी क्या कर रहा है? कॉस्ट ऑफ फंड्स को लोअर कर रहा है, लॉन्ग टर्म हाउसिंग क्रेडिट को प्रमोट कर रहा है और एक्सेस जो है हाउसिंग फाइनेंस का ईडब्ल्यूएस और एलआईजी हाउस होल्ड्स को उसे इंप्रूव कर रहा है। रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। अब जो रेगुलेटरी फंक्शन अब नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर है। एनएचबी प्लेज अ सुपरवाइजरी रोल ओवर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज टू एंश्योर स्टेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। डायरेक्ट है, मैं डायरेक्ट रीड कर रहा हूँ बस ये, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड असेसमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इसमें इन्वॉल्व होता है। ऑन साइट इंस्पेक्शन करेगा, ऑफ साइट सर्विलेंस करेगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रैक करने के लिए। While RBI is the principal regulator of housing finance companies, NHB continue to support supervision, development and sectoral oversight in coordination with RBI। तो RBI के coordination में ही काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डेवलपमेंटल फंक्शन की बात करें, एनएचबी के डेवलपमेंटल फंक्शन क्या होते हैं? डेवलपमेंटल इनिशिएटिव लेता है टू स्ट्रेंथन एंड डीपन द हाउसिंग फाइनेंस इकोसिस्टम। इट प्रमोट्स द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड एनकरेजेस इनोवेशन इन हाउसिंग फाइनेंस प्रोजेक्ट्स। ये बात ध्यान रखिए, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव तो लेगा ही लेगा, साथ में ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी इसे देखना है। इनोवेशन लेकर आनी है हाउसिंग फाइनेंस प्रोडक्ट्स में। जैसे अगर आप फ्लैट्स लेते हैं तो आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ पेमेंट ऑप्शंस होते हैं, तो वो जो पेमेंट ऑप्शन है वही एक तरह का इनोवेशन हो गया है, अलग अलग तरीके से। स्पेशल फोकस इज प्लेस्ड ऑन इंप्रूविंग एक्सेस टू हाउसिंग क्रेडिट फॉर अंडर सर्व्ड, इनफॉर्मल एंड वीकर सेक्शन। इससे क्या होगा? इस पूरे डेवलपमेंटल फंक्शन जो भी है ये क्या करेगा? बिल्ड करेगा रेजिलियंट, एफिशिएंट और इंक्लूसिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम। ऑलमोस्ट सिमिलर ही फंक्शन है, बस एनएचबी के लिए हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात कर रहे हैं, नाबार्ड के लिए एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर की बात कर रहे हैं, एक्सिम बैंक के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर की बात कर रहे हैं और सिडबी के लिए एमएसएमईज की बात कर रहे हैं। फिर जो इसका प्रमोशनल फंक्शन है, एनएचबी क्या करता है? अफोर्डेबल हाउसिंग एज ए की कंपोनेंट को प्रमोट करता है ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए लैंडिंग को प्रमोट करता है। हाउसिंग हाउसिंग प्रमोट करता है माइग्रेंट्स के लिए, अर्बन पुअर के लिए, फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। ये जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, दे अलाइन विद हाउसिंग फाइनेंस विद नेशनल सोशल एंड अर्बन डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके साथ में इनकी एक्टिविटीज अलाइन होती हैं। आगे चलते हैं। स्कीम इंप्लीमेंटेशन एंड नोडल फंक्शन। एनएचबी एक्ट एज अ नोडल और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर वेरियस गवर्नमेंट हाउसिंग इनिशिएटिव्स। ठीक है, इट इंप्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स क्रेडिट लिंक हाउसिंग एंड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स। जो क्रेडिट लिंक जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर होती है, उसको मॉनिटरिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये एनएचबी के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। एनएचबी, हाँ, वो प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम आ ही गया है। ठीक है, यही है और इसमें कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, ये बेसिक थ्योरेटिकल रोल है, ये आप पढ़ लेंगे। फंड मैनेजमेंट फंक्शन है एनएचबी के। एनएचबी मैनेजेस डेडिकेटेड हाउसिंग रिलेटेड फंड सच एज नेशनल हाउसिंग फंड एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फंड। ये दोनों फंड
पहला फंड और ये दूसरा फंड, ये दोनों फंड हमें पढ़ने हैं। These funds are used to provide long-term finance for housing and housing infrastructure, low-cost mass affordable housing projects के लिए। फंड जो NHB मैनेज करता है, they strengthen the institutional capacity for housing finance sector। और sometimes RBI क्या करता है, जो PSL का शॉर्टफॉल है वो इनमें से किसी भी फंड में डिपॉजिट करवा सकता है, क्योंकि जब हम PSL का शॉर्टफॉल पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, RIDF एंड अदर फंड्स। ये अदर फंड्स कौन मैनेज करता है, नाबार्ड, NHB और सिडबी। ये आरबीआई डिपेंड करेगा सेक्टोरल क्रेडिट को देखकर। आरबीआई एसेस करेगा कि किस सेक्टर में क्रेडिट ज्यादा होना चाहिए, उस सेक्टर के फंड में पैसा जमा करवाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मैं जरा इरेज कर दूं जो लिखा है। अब यहां बात है रिसर्च डेटा एंड पॉलिसी सपोर्ट फंक्शंस की। इसमें एनएचबी क्या क्या करता है, तो एनएचबी अंडरटेक रिसर्च एंड एनालिटिकल स्टडीज ऑन हाउसिंग फाइनेंस एंड हाउसिंग मार्केट्स। ठीक है, जैसे बाकी सब अपने अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में कर रहे थे। डेटा को कलेक्ट करेगा, किस लिए, टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, रिस्क और फाइनेंसिंग गैप्स। एनएचबी प्रोवाइड पॉलिसी इनपुट एंड टेक्निकल एडवाइस टू गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर। रेगुलेटर से यहाँ पे मतलब है हमारा आरबीआई के लिए भी बात कर रहे हैं, एलडाई की भी बात कर रहे हैं, सेबी की भी बात कर रहे हैं। एलडाई के लिए क्यों, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर का इंश्योरेंस भी होता है, हाउसिंग सेक्टर का इंश्योरेंस भी होता है, इसलिए एलडाई को भी देगा। आगे चलते हैं। दिस फंक्शन सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड। ठीक है, ये खाली पॉलिसी मेकिंग में और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में एड करता है। अब जो मैंने आपको दो फंड्स बताए जो हमें पढ़ने हैं एनएचबी के, नेशनल हाउसिंग फंड। नेशनल हाउसिंग फंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट देगा हाउसिंग और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में। एनएचबी ने क्यों बनाया, टू एक्सटेंड रीफाइनेंस एंड डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स। एक तो है कि एक बैंक है, इसने मान लो 100 करोड़ के लोन दिए हैं हाउसिंग फाइनेंस में, ये यहाँ से एड ले सकता है, रीफाइनेंस ले सकता है। इसके अलावा ये बोल सकता है कि मुझे लोन देना है, मुझे 50 करोड़ का लोन और दो, तो ये एडिशनल 50 करोड़ जो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये भी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं। एक तो है रीफाइनेंस, दूसरा है डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, दोनों लिया जा सकता है। ठीक है, नेशनल हाउसिंग फंड सपोर्ट्स फाइनेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स, हाउसिंग इंफ्रा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन द हाउसिंग सेक्टर। इससे क्या होगा, लॉन्ग टेन्योर फंड अवेलेबल रहेंगे तो कॉस्ट ऑफ लैंडिंग उसकी कम रहेगी, एंड इट प्रमोट्स सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ हाउसिंग मार्केट। ठीक है, अगले फंड पर चलते हैं। अगला हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग फंड है। अफोर्डेबल हाउसिंग फंड की बात करें तो ये स्पेसिफिकली एम है एट इंक्रीजिंग एक्सेस टू हाउसिंग फाइनेंस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप्स। स्पेसिफिकली इनके लिए है ये। इसमें क्या करते हैं, जो लैंडर्स और डेवलपर्स इन्वॉल्व इन लो कॉस्ट एंड मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए होता है, स्पेशली इन अर्बन एंड, सॉरी इसे हम सेमी अर्बन आपको बोले तो ज्यादा बेटर है ना, ये पेरी अर्बन एरियाज आप शायद ना समझ पाए, अदरवाइज आप पेरी अर्बन या सेमी अर्बन यहाँ कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। The fund encourages construction of affordable dwelling units by improving availability of concessional and long-term finance, है ना। अब इसके थ्रू एनएचबी अलायंस हाउसिंग फाइनेंस विद सोशल इंक्लूजन एंड नेशनल अफोर्डेबल हाउसिंग ऑब्जेक्टिव। तो सोशल इंक्लूजन के लिए कौन सा फंड आ गया है, अफोर्डेबल हाउसिंग फंड। ठीक है, ये हमारा एनएचबी था। एनएचबी में हमें इतना ही करना है। अब आगे चलते हैं अगली एंटिटी पर। अब हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है नैफिड। नैफिड इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जाम में इस बार भी सवाल आया था, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसका काम क्या है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करना, तो ये इंफ्रा बेस काम करेगा। ठीक है, ये एक न्यू एज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है टू एड्रेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जो लॉन्ग टर्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा करेगा। इट रिप्रेजेंट्स अ रिवाइवल ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है, इट रिप्रेजेंट्स अ रिवाइवल ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग इन इंडिया आफ्टर डिकेड्स ऑफ ट्रेडिशनल डीएफआईज। तो अब तक जो डीएफआईज चल रहे थे ये उनके मुकाबले बिल्कुल अलग बनाया गया है। 2021 में स्टैब्लिश हुआ था नेफिड एक्ट 2021 के थ्रू। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग आगे। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह इसे क्लासिफाई किया हुआ है। इसको एज अ कॉर्पोरेट बॉडी बनाया विद परपेचुअल सक्सेशन। तो यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि इररेस्पेक्टिव इसका अगर बोर्ड मान लेते हैं, बोर्ड के लोगों का टेन्योर खत्म हो जाएगा
उसके बाद भी बॉडी आगे चलेगी, एमडी सीईओ जो भी होंगे इसके रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद भी बॉडी आगे कंटिन्यू करती रहेगी, नया स्टाफ आता रहेगा। आगे चलते हैं इसमें। ये होली ओन्ड सब्सिडरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बट इसको बाद में डाइल्यूट किया जा सकता है, इट कैन बी डाइल्यूटेड लेटर, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1/4 से ज़्यादा स्टेक हमेशा अपने पास रखेगा नेपफिड का। ठीक है, नीड फॉर नेपफिड की क्या पड़ी, नेपफिड की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चरल गैप आ रहे थे लॉन्ग टर्म इंफ्रा फाइनेंसिंग में, लॉन्ग टर्म इंफ्रा फाइनेंसिंग में स्ट्रक्चरल गैप थे, जिसकी वजह से हमें नेपफिड बनाना पड़ा। अब जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास एसेट लाइबिलिटी मिसमैचेस आते थे, क्यों, क्योंकि जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स थे इन्हें लॉन्ग टेन्योर की फंडिंग चाहिए होती थी, और बैंक जो थे, बैंक का रिलायंस हमेशा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पे रहता था, लोग अपनी एफडीज कराते हैं 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की एट मैक्स, लोन देना पड़ रहा है 20 साल का, 25 साल का। अब बाकी लोन भी बैंक के हैं, बट क्योंकि इनके अंदर इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जो कैपिटल है, लोन कैपिटल, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती थी। तो एनबीएफसी और एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थे, क्योंकि उनकी लिमिटेड बैलेंस शीट कैपेसिटी थी, हायर फंडिंग कॉस्ट होती थी लार्ज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए, तो कैपिटल मार्केट इन इंडिया वो इतना सफिशिएंटली डीप और लिक्विड है नहीं कि इस स्केल का फाइनेंसिंग कर पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि एक स्पेशलाइज्ड डीएफआई होना चाहिए जो स्टेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड पूरी करेगा और जो बैंक्स पे ओवर डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस करेगा। इसको सोचते हुए नैपफिड का गठन किया गया। ठीक, ऑब्जेक्टिव, अब नैपफिड का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, टू फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा। एम क्या रहा है इसका, टू डेवलप एंड डीपन इंफ्रा डेट मार्केट इंक्लूडिंग बॉन्ड्स एंड अदर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। तो नेफिड जो है ये क्या करेगा, ये मोबिलाइज करेगा डोमेस्टिक और ग्लोबल कैपिटल को, जैसे पेंशन फंड्स वाले इसके अंदर पैसा लगाएंगे, इंश्योरेंस फंड्स वाले इसके अंदर पैसा लगाएंगे, और उनके पैसे को ये इंफ्रा में लोन देगा। इट एम्स टू इम्प्रूव प्रोजेक्ट अप्रेजल स्टैंडर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंफ्रा फाइनेंसिंग। ओवरऑल नैपफिड जो है एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अगेन जितने भी डीएफआईज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो ये ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हमने पढ़े हैं अब तक, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर सस्टेनेबल रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। किस चीज का, नैपफिड बात कर रहा है तो इंफ्रा के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, नाबार्ड की बात कर रहे हैं वो एआरडी के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, सिडबी की बात कर रहे हैं वो एमएसएमई के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, एक्सिम बैंक की बात कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, एनएचबी की बात कर रहे हैं वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ऑल दीज एआईएफआईज आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब इसके फाइनेंस फंक्शन होते हैं, तो नाफिड परफॉर्म फाइनेंसिंग, रीफाइनेंसिंग एंड गारंटी फंक्शन फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो मतलब ये इनको डायरेक्टली भी फाइनेंस कर रहा है, इनकी रीफाइनेंसिंग भी कर रहा है, और इसमें गारंटी फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये डायरेक्ट लॉन्ग टर्म लोन देगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जिनका लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स होगा, है ना, 25 साल, 30 साल, इस तरह से। रीफाइनेंस सपोर्ट करेगा बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने लोन दिया होगा। इसके बाद नाफिड एक्सटेंड्स क्रेडिट एनहेंसमेंट एंड गारंटीज टू इंप्रूव बैंकेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड बॉन्ड्स। तो ये बैंक से लोन लेने के लिए या उनकी बैंकेबिलिटी के लिए भी, बॉन्ड्स वगैरह के लिए क्रेडिट एनहेंसमेंट और गारंटी फीचर देगा। इन एडिशन इट परफॉर्म्स अ मार्केट डेवलपमेंट रोल, मार्केट डेवलपमेंट रोल पर भी ये काम कर रहा है। इन एडिशन इट परफॉर्म्स अ मार्केट डेवलपमेंट रोल by supporting the growth of infra bond markets and advising governments on infra financing strategies। ठीक है, कि जैसे जो रिसर्च फंक्शन सब कर रहे थे ना, कि नाबार्ड भी कर रहा था, सिडबी भी कर रहा था, एनएचबी भी कर रहा था, कि अपने मार्केट को कैटर करके अपने मार्केट के अकॉर्डिंगली डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट से क्या उसमें पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए, वो सारी रिसर्च एनालिसिस करने का काम तो मार्केट डेवलपमेंट रोल भी कर रहा है। बट ये जब मार्केट डेवलपमेंट रोल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड्स बता रहा है। अब हमारे पास इंफ्रा के दो बॉन्ड्स हैं, एक तो हमारे पास रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉन्ड्स है रीट्स, दूसरे इन्वेस्टमेंट्स वाले होते हैं, क्या इनविट्स होता है नाम शायद ना, जब इसका चैप्टर करेंगे तब मैं नाम क्लियर कर दूंगा, अभी थोड़ा सा मुझे नाम में कंफ्यूजन हो रहा है। रीट्स और इनविट्स होते हैं। अब इसकी फाइनेंशियल पावर्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या मिले नैपफिड को, तो नैपफिड के पास स्पेशल फाइनेंशियल पावर और प्रिविलेजेस हैं।
ना, जिसके थ्रू ये लॉन्ग टर्म इंफ्रा फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बना है। इसके पास अथॉरिटी है टैक्स फ्री बॉन्ड इशू करने की। तो नेफिड कैन इशू टैक्स फ्री बॉन्ड सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन विच हेल्प इट्स मोबिलाइज लॉन्ग टर्म फंड्स एट लोअर कॉस्ट while attracting retail and institutional investors। तो जो नेक्स्ट जनरेशन की बात हुई थी ना, सबसे इंपॉर्टेंट इसका यह है कि टैक्स फ्री बॉन्ड इशू कर सकता है। It has access to sovereign and government guarantee, which enhances its creditworthiness and reduce the perceived risk for investors and lenders। क्योंकि ये गवर्नमेंट बैकिंग है, इसके पास सोवरेन गारंटी है, गवर्नमेंट गारंटी है, तो अगर इसके बॉन्ड्स लिए जाते हैं तो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ है, तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रहा है। ड्यू टू इट्स सोवरेन बैकिंग, नेफिड एंजॉयज अ लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स कंपेयर टू कॉमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसी। क्योंकि पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आ जाएगा, बॉन्ड्स की फॉर्म में पैसा आ जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। NAFED इज एम्पावर्ड टू रेज फंड्स बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। तो ये डोमेस्टिक मार्केट से भी कर सकता है, इंटरनेशनल मार्केट से भी कर सकता है, थ्रू बॉन्ड्स, लोन्स एंड अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इनेबलिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स फंडिंग सोर्सेज। अब ये सारी फाइनेंशियल प्रिविलेजेस NAFED को अलाउ करेंगी टू प्रोवाइड स्टेबल, अफोर्डेबल एंड लॉन्ग टेन्योर फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। क्लियर? इसमें ऐसा कुछ है नहीं, खाली मैंने भी रीड करा है, आप भी वही रीड करेंगे, इसके अंदर सुन लेंगे तो रीड करना इजी हो जाएगा आपको भी। आगे चलते हैं। अभी तक तो हमने 5 AIFIs पढ़े। पहले एक चीज देख लीजिए, हमारे पास है DFIs। DFIs है हमारे डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब इनके अंदर क्या है? इनके अंदर आता है नाबार्ड, सिडबी, नाबार्ड आया, सिडबी आया, NHB आया, एक्सिम बैंक आया और नेफेड आ गया। ये 5 जो थे DFIs के अंदर, ये तो हमारे AIFI। अब इसके अलावा एक इनमें आते हैं अदर DFIs। जो ये अदर DFIs है हमारे, अदर DFIs में हमारे पास IFC आ जाएगा है, एक इसके अंदर हमारे पास IDBI आ जाएगा, एक हमारे पास ICICI आ जाएगा। बट अब क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इनका बहुत लिमिटेड रोल बचा है। तो अब क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो हमें करना तो है ही है, तो एक बार इन्हें कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से ही देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI की। ठीक है, तो IDBI हमने 1964 में स्टैब्लिश किया था अंडर IDBI एक्ट 1964, और ये उस समय RBI की होली ओन सब्सिडरी थी। ये क्रिएट क्यों किया था? एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्री। नाम ये ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हुआ था। फिर जब ये DFI था, तब IDBI प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस टू लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ऑफर्ड refinance and soft loans. It played a key role in industrialization and capital formation. It supported backward area development and priority industries. IDBI जो था itself ये principal institution था for coordinating development finance in India. IDBI itself DFIs के लिए coordinating institution था। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब साल 2004 आया, तो IDBI को एक बैंकिंग कंपनी के अंदर बना दिया अंदर कंपनीज एक्ट, और 2005 के अंदर ये IDBI बैंक लिमिटेड के साथ मर्ज हो गया, और फिर ये फुल फ्लेजेड कॉमर्शियल बैंक हो गया। तो इनिशियली ये हमारे पास DFI था, DFI से हटके अब ये कॉमर्शियल बैंक हो गया। नाउ इट इज ऑपरेटेड एज यूनिवर्सल बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ऑफरिंग रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज। ये IDBI है, इससे ज्यादा हमें IDBI के बारे में नहीं जानना है। देन कम्स ICICI। ICICI के साथ भी यही सब था। ICICI इनिशियली 1955 में बना, एक प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। इसको सपोर्ट मिला था वर्ल्ड बैंक का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इंडियन इंडस्ट्री का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस देता था प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को। तो ICICI शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रहा था, बना ही प्राइवेट सेक्टर के लिए था एज ए DFI, क्योंकि ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था। इट प्रोवाइडेड लॉन्ग टर्म लोन्स, फॉरेन करेंसी फाइनेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि फॉरेन करेंसी फाइनेंस ये प्रोवाइड करता था उस टाइम पर जब हमारे पास फेरा एक्ट चला करता था। सपोर्टेड इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन,
promoted capital market development, encouraged private sector entrepreneurship, और ICICI played a major private sector industrial growth, है ना, मेजर रोल इसने प्ले करा था प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। बट 2002 में क्या हुआ, आईसीआईसी को मर्ज कर दिया आईसीआईसीआई बैंक के साथ, और अब ये एक यूनिवर्सल बैंक है और एक डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक भी है, डीसिप भी है आईसीआईसीआई। ठीक है, पोस्ट मर्जर आईसीआईसीआई बैंक बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। डेवलपमेंट, अच्छा, तो जो इसकी डेवलपमेंट फाइनेंस एक्टिविटीज थी, अब जब ये डेवलपमेंट बैंक नहीं रहा, कॉमर्शियल बैंक बन गया, तो इसकी एक्टिविटीज भी कॉमर्शियल बैंकिंग और रिटेल फाइनेंस की रही। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। फिर आता है हमारा आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आईएफसीआई जो है ये हमारे पास 1948 में बना। 1948 में इंडिया का फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। तो पूछ लिया जाए कि इंडिया का फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा था, आईएफसीआई था। ठीक है, इसका ये सी हटा दीजिए यहाँ पे, सॉरी। इसका सेटअप क्यों हुआ था, इट वाज सेटअप टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू इंडस्ट्रीज, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में, क्योंकि इंडिया नया नया आज़ाद हुआ है, इंडिया के पास अभी रिसोर्सेज नहीं है ज़्यादा, तो कहाँ से सबके पास पैसा आएगा। रोल एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, it financed industrial projects, supported capital investment in manufacturing and infra, assisted industrial expansion and diversification. और early industrial development of India में it played a very key role. फिर क्या हुआ, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जैसे जैसे आए, तो आईएफसी के पास एसेट क्वालिटी इश्यूज होने लगे और फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ गया। जब फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ गया, then धीरे धीरे ये एज अ बैंक खत्म होने लग गया और कैपिटल मार्केट हमारा अलग से एक्सपेंड हो रहा था। इट ग्रेजुअली लॉस्ट प्रोमिनेंस एज बैंक्स एंड कैपिटल मार्केट्स एक्सपेंडेड। टुडे आईएफसीआई जो है एक एनबीएफसी बन के रह गया है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, और डेवलपमेंट फाइनेंस का बहुत ही लिमिटेड इसका रोल कुछ बचा होगा। क्लियर है, यहां तक ये हमारा यूनिट 3 था। तो यूनिट 3 हमारा इसके साथ कंप्लीट होता है, 2 पार्ट्स में हमने करा है। सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने सिडबी करा, एग्जिम बैंक करा, उसके बाद हम लोगों ने नाबार्ड करा, एनएचबी करा, नैपफिड करा, और ये जो छोटे छोटे 3 स्लाइड का पार्ट था ये हम लोगों ने करा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आप लोग मेरे को कमेंट करके बात कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है, टेलीग्राम हैंडल पर मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। कुछ भी बात होती है आप लोग मेरे को मैसेज करिए, मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।